सो एनवायरमेंटल रिफ्रैक्शन इस टॉपिक में आपको पर्टिकुलरली ये समझना होगा कि एनवायरमेंट में जो एयर है, आखिर में एयर भी एक फ्लूइड ही है, तो वो भी पानी की तरह बहता है, बट ये है कि ये नहीं है कि हमें बस ये डिफरेंस है कि ये हमें दिखता नहीं। तो इसमें क्या बताया जाएगा कि किसी भी पर्टिकुलर सरफेस से वो जो एयर है ये इस तरह के लेयर में होगा, ठीक है ना, और जिसका टेम्परेचर, ठीक है ना, वो कंटिन्यूअसली चेंज होगा। कंटिन्यूअसली चेंज होगा का क्या मतलब है, लाइक इसका T1 T2 T3 T4, ओके, T1 T2 T3 T4 अगर मान लेते हैं कि ये आपका सरफेस है और यहाँ से ये हवा उठ रही है लेयर बाय लेयर, ठीक है, तो इसके पास जो सरफेस होगा, लाइन ले लेना, हाँ, ये जो सरफेस होगा ये द मोस्ट हॉट होगा, हॉट होगा, और ये रिलेटिवली लोअर होता जाएगा, ये सबसे कम होगा, ठीक है, इस तरह से। अब इससे क्या होता है कि जितनी गर्म हवा होती है उतनी ही कम डेंस होती है, ठीक है ना। अब आ गए हम रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पे। जितनी कम हवा होगी, जितनी गर्म हवा होगी उतनी ही लेस डेंस होगी। उतनी ही लेस डेंस का मतलब क्या है कि डेंसिटी इज हियर लेस डेंस। लेट्स चेंज द कलर। अरे यार, कलर क्यों नहीं चेंज हो पा रहा है। अब ये भी है कि ये वर्क नहीं कर रहा है, अलग ही लेवल है। मुझे इरेजर कहाँ से लेना पड़ेगा, इरेजर मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा, यही सभी चीजों की प्रॉब्लम है। खैर, जो भी है, देखते हैं। अगर जो हम यहाँ से डेंसिटी को मापते हैं तो ये सबसे कम डेंस, ये ज्यादा डेंस, ये और ज्यादा डेंस, और ये सबसे ज्यादा डेंस होगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जूम करें। जब आप देख रहे हैं, जब आप देखने की कोशिश करेंगे इन चीजों को दूर से, ठीक है, मैं जरा फिर से इरेज कर रहा हूँ इन सभी चीजों को। आप कॉन्सेप्ट मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं जरा हटाने की कोशिश करता हूँ। तो जब आप देखेंगे कि कोई लाइट यहाँ आएगी, ठीक है, तो नॉर्मल यहाँ बनेगा ना, एक नॉर्मल बना लिया। डेंजर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो सरफेस यहाँ पे टेम्परेचर आपके एनवायरनमेंट के पास टेम्परेचर कम है, तो अब क्या होगा, ये हवा फिर भी कम डेंस है, तो क्या होता है, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अब क्या होगा, जरा सा और मैं मुझे लगता है कि इसको हटा देना चाहिए, और ऊपर से लेना चाहिए, नहीं तो ये अभी बाहर चला जाएगा। लेट्स से यू लुक्ड लाइक दिस, ओके, देख लिया। डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, हल्का सा और अवे हो जाएगी, हल्का सा अवे हो गई, ठीक है। ये मान लीजिए उस लेयर को, सॉरी, इस लेयर को पूरा कंटिन्यूअस मान लीजिए, इस पे आ गए, इस लेयर पे हल्का सा दूर हो गई ना। अब यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, मान लीजिए ये नॉर्मल यहाँ बना। अब ये और डेंस और रेयर है, तो ये हल्का सा और दूर हो जाएगी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएंगे, तो ऐसे ही अनंत लेयर के साथ ये हल्का सा और दूर हो जाएगी। देखिए कैसे मुड़ गई लाइट एकदम। और फिर सॉरी,
यहाँ तक चली जाएगी और यहाँ पे एट लास्ट ये ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो लाइट ऐसे बेंड होती है। तो ये तो जब आप नीचे नीचे जब देख रहे हैं, नीचे जब देख रहे हैं तो ये ऐसे बेंड हो रही है, ठीक है। ऊपर जब देखेंगे तो हो सकता है ऐसे बेंड हो रही है, और ऐसे बेंड होके वो नीचे ही रिफ्लेक्ट होती है। और यहाँ पे ऐसे ही जब करीब से आप देखेंगे, ये जब करीब हो जाएगा तो ऐसे ही होके ये ऐसे रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ वाली चीजों का प्रतिबिंब आपको इधर फिर से दिखेगा, या इधर वाले चीजों का प्रतिबिंब आपको इधर दिखेगा। ऐसे ही ठंड में इधर वाले चीजों का प्रतिबिंब हो सकता है रिफ्लेक्ट होके आपको इधर दिखे, या इधर वाले का रिफ्लेक्ट होके आपको इधर दिखेगा, क्योंकि वहाँ अनंत लेयर है। देखिए लाइट कैसे मुड़ रही है, ठीक है ना। और क्योंकि हर जगह ये चीजें अलग हैं, इनकी डेंसिटी हमारे एनवायरनमेंट में अलग हो रही है। ओके, इसी के बारे में हम बात करेंगे टोटल उसमें। यहाँ ऑब्जेक्ट इरेजर वर्क कर रहा है, आई डोंट नो हाउ हाउ दिस इज वर्किंग। एक बार ओके, तो अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट के। ओके, सो atmospheric refraction, you may have observed, you you might have observed the apparent random wavering or flickering of object seen through a turbulent stream of hot air rising above the fire or a radiator. तो आप जब रेडिएटर के पास, कभी गर्मी के मौसम में किसी भी गाड़ी के साइलेंसर के पास, गर्म स्पेशली गर्म सरफेस के पास जब देखते हैं, तो वहाँ एक टर्बुलेंट सिस्टम या स्ट्रीम या वेव जैसा तरल पदार्थ जैसे बह रहा हो, उस तरह का कुछ दिखता है। गर्मी के समय में जब दूर मैदान में जब आप देखेंगे तो उस समय भी ऐसा दिखता है। The air just above the fire become hotter than the air further up. तो मान लीजिए आग जल रहा है, यहाँ क्या, यहाँ का एयर ज़्यादा गर्म होगा इन कंपेरिजन टू दैट। The hotter air is lighter, means less dense than the cooler air above it, ठीक है ना, and has refractive index slightly less than that the cooler air। समझ में आया? तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा इन कंपैरिजन विद दिस, ठीक है ना। Since the physical condition of the refracting medium are not stationary, मतलब कि फिजिकल कंडीशन इसका रिफ्रैक्टिंग मीडियम का स्टेशनरी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो हवा गर्म हो रही है ये ऊपर भी तो उठ रही है उसी समय। हाँ, वही बात कर रहा है कि स्टेशनरी यही है। द apparent position of objects as seen through the hot air is fluctuates। तो इसीलिए जब ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, नया हवा आ रहा है, नया ठंडा हवा आ रहा है, फिर गर्म हो रहा है, फिर नया हवा आ रहा है, कहने का मतलब ये है कि डेंस एयर आ रहा है, फिर डेंसिटी कम हो जा रही है, फिर ऊपर चला जा रहा है, तो यहाँ कंटिन्यूसली बदल रहा है, और इसीलिए वो कंटिन्यूसली बदला हुआ दिख रहा है। The wavering is thus an effect of atmospheric refraction of light by Earth's atmosphere on a small scale in our local environment होता है। The twinkling of a star is similar phenomenon on much larger scale. Let us see how we can explain it. अब इसी तरह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके, सो the twinkling of a star is due to the atmospheric refraction of straight, क्या है, straight लाइट के स्ट्रेट बिहेवियर का वो है। द स्टारलाइट, सॉरी, रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट, स्टारलाइट जो होता है वो सीधा चलता है। स्टारलाइट on entering the Earth's atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the Earth. So कोई भी चीज ऊपर से आ रही है, मैंने दिखाया ना ऐसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे यही उल्टा दिखा रहा है कि मान लीजिए ये ऐसे ना होके यहाँ से आ रहा है तो ये ऐसे चेंज होगा, ठीक है। The atmospheric refraction occurs in medium of gradually changing refractive index, वही चीज मैंने बताया।
Since the atmosphere bends starlight towards the normal, the apparent position of a star is slightly different from the actual position. मतलब कि जहाँ आप स्टार को देख रहे हैं वो वहाँ पे है भी नहीं. The star appears slightly higher above than its actual position when viewed near the horizon. कहने का मतलब ये है कि अगर वो, अब ऐसा नहीं है कि ये जो आपके सर के ऊपर, अगर बच्चे के सर के ऊपर एक स्टार होता यहाँ पे, तो वो नहीं डिफरेंस काज कर रहा है, बशर्ते जब ये होराइजन पे होगा तो ये बेंडिंग ज्यादा मायने लगेगी. ठीक है ना. और एट लास्ट देखिए, जब यहाँ बच्चे के पास लाइट जब आ रहा है तो, सॉरी आई डोंट नो हाउ, तो इसका जो टेंजेंट है ना वो इस डायरेक्शन में बनेगा एट दिस पॉइंट, इधर नहीं. क्योंकि इसको प्रतीत हो रही है कि इधर से लाइट आ रहा है, तो इसको दिखेगा ये स्टार, एपरेंट स्टार पोजीशन, पोजीशन ये दिखेगी, ये नहीं. ठीक है ना. दोनों सॉफ्टवेयर आपस में कोरिलेशन नहीं बना पा रहे. फर्दर दिस एपरेंट पोजीशन फर्दर दिस एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज नॉट स्टेशनरी. और ये भी है कि ये पोजीशन भी स्टेशनरी नहीं है, बट कीप ऑन चेंजिंग स्लाइटली, जैसे कि फ्लक्चुएट हो रहा है अर्थ का एटमॉस्फेयर. Since the physical condition of Earth, the atmosphere is not stationary, as was the case in the previous paragraph. Since the stars are very distant, they approximate point-sized shores of light. As the path of ray of light coming from the star goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuates, and the amount of starlight entering our eyes are kind of flickering. The star sometimes appears brighter and sometimes feels fainter and gives this twinkling. मतलब कि वही चीज इस स्टार को ऐसे दिखा रही है कि ये आपस में मूव कर रहे हैं या ट्विंकल कर रहे हैं. ठीक है ना. कभी कभी सीधी लाइट, काफी सीधी लाइट आ रही है, कभी कभी वो ये जो पोजीशन है, एपरेंट पोजीशन जो इसका है, इसका डायरेक्शन, ये जो आने का डायरेक्शन जो बता रहा है, लाइक कभी ऐसे इधर से आती हुई प्रतीत हो रही है, कभी इधर हो जा रही है, आँख के अलग अलग एंगल पे बना रही है, कभी कभी इधर ही से आती हुई प्रतीत हो रही है, इसीलिए ये फ्लिकर कर रहा है. ठीक है ना. कहने का मतलब ये है. ओके. सो व्हाई डोंट द प्लैनेट ट्विंकल. अब कहने का मतलब ये है कि जो प्लैनेट दिखते हैं अर्थ से, वो क्यों नहीं ट्विंकल कर रहे हैं. द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर देन द अर्थ एंड the seen as extended shores if we consider a planet as a collection of large number of point-sized source of light. कहने का मतलब ये है कि जो हमारे स्टार्स हैं, हमारा सबसे नजदीकी जो स्टार है वो तो सन है. सोलर सिस्टम के बाहर जो नजदीकी स्टार है वो शायद बीटल गूज करके है, बीटल गूज, और वो 3.5 लाइट ईयर दूर है. 3 लाइट ईयर दूर का मतलब क्या होता है, मतलब 3 लाख किलोमीटर गुड़े 365 गुड़े 24 गुड़े 60 गुड़े 60, और इसका 3.5 गुना, इतनी दूर है. जबकि हमारा जो फारदेस्ट है वो मे भी बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा. इसका कुछ भी हिस्सा नहीं हो, मुझे प्लूटो का तो नहीं पता, लेकिन हम ही सन से करीब केवल 50 करोड़ किलोमीटर दूर है. एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मान लीजिए. वो जो प्लूटो है वो हमसे, या फिर जो मार्स ही देख लीजिए, वो भी तो जितना भी हो, इसके कंपैरिजन में वो भी नजदीक होगा. क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस याद नहीं है कि मार्स कितना दूर है, इतना डेटा कौन याद रखे. The total variation in amount of light entering eye from all individual point size source will be average out of 0, thereby nullifying the twinkling. कहने का मतलब ये है कि एक पॉइंट, ये छोटा सा पॉइंट आप देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे जहाँ मैं दिखा रहा हूँ,
मान लीजिए ये एक पॉइंट स्टार है, लेकिन जब हम उसके कंपैरिजन में जब बात करेंगे कि जब इस अपने प्लैनेट को देखेंगे तो इतना वो नज़दीक है कि वो इस तरह का इम्पैक्ट, तो किसी टाइम अलग अलग लेवल पे ये एवरेज लाइट हमको दिखाई देती रहती है, ठीक है ना। और ये तेजी से पहुंच भी जाते हैं और वो ये ज़्यादा डिफ्रेक्ट भी नहीं हुआ, रिफ्रैक्ट भी नहीं हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। और ये एक लास्ट पढ़ लेते हैं, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, द सन इज विजिबल टू अस 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज। तो जो एक्चुअल सनराइज होता है उससे 2 मिनट पहले ही सूरज हमें दिखने लगता है, एंड अबव 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। तो एक्चुअल सनसेट हो गया रहेगा, उसके 2 मिनट बाद तक भी आप सूरज को देख सकते हैं, क्योंकि बस सेम कंडीशन, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन आपकी लाइट आपके इससे बेंड हो गई हैं, इस तरफ आ गई हैं, इस तरफ भी देख सकते हैं, जबकि एक्चुअली ये सनसेट हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन ये बेंड हो रहा है तो आप देख पा रहे हैं। बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होराइजन बाय द सन। जो सनराइज और सनसेट होता है वो होराइजन को क्रॉस कर ले। होराइजन का मतलब क्या है, ये क्षितिज, क्षितिज को जब लेंगे तो हो सकता है इससे इससे क्रॉस करने की बात कर रहा है, या रुकिए इससे बनाते हैं, जब यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो ये क्षितिज को क्रॉस कर गया, ठीक है ना। ये ज़्यादा मुझे लगता है और नीचे होना चाहिए, बट ये आदमी इसको देख पा रहा है। हाँ, 10.10 सोर्स उसी की बात कर रहा है। सन विद रिस्पेक्ट टू द होराइजन, the time difference between actual sunset and aberrant sunset is about 2 minutes. The aberrant flattering of the sun disk at the sunrise and sunset is also due to the same phenomenon. तो जो सन डिस्क का वो लोअर और अपर ये देर तक देखने की बात है, वो इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही वो है इफेक्ट है, ठीक है ना। अगली बार आगे हम पढ़ेंगे स्कैटर कैसे हो रहा है लाइट, टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ लेंगे, और ये स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखता है इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग।